ईद पर ससुराल की रसोई में सिलेंडर की चोरी। ईद का चांद दिखने में अब बस 8 दिन बचे हैं। अब्दुल साहब का घर सफेदी और सजावट से चमक रहा है। घर के बाहर चबूतरे पर जुबैदा बैठी हुई मेवे साफ कर रही है। तभी पड़ोसन हसीना मुस्कुराती हुई वहां आती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम जुबैदा बाजी, कैसी हो? तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार तो ईद की दावत आपके घर पर बन रही है। आखिरकार आपकी नई बहू जो आई है, पूरे गांव की नजरें आप पर हैं। वालेकुम अस्सलाम हसीना बाजी, आओ बैठो। हाँ बिल्कुल, हमने कब मना किया है, हम तो पूरे दिल से दावत देंगे। आखिर हमारे साहिल की शादी के बाद ये पहली ईद है। हमने तो बाकी मोहल्ले वालों को भी कह रखा है और मेरे कुछ खास रिश्तेदार भी शहर से आने वाले। दावत तो जबरदस्त होगी। हाँ वही तो। बिल्कुल हसीना बाजी, सबीना को भी साथ लाना, उसे बिरयानी बहुत पसंद है ना। बातें करने के बाद जुबैदा अपने घर आ जाती है। इधर शबीना अपने कमरे में बिस्तर पर अपनी ईद की नई ड्रेस फैलाए हुए बैठी है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और वो अपनी माँ से कह रही है, अम्मी अम्मी देखिए ना, सबने इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई हैं ईद के लिए, पर मेरी ये ड्रेस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। कितनी पुरानी और अजीब लग रही है। बेटा अब दर्जी ने जैसी बनाई है ठीक है, अब इसमें क्या कमी निकाल रही हैं आप? अच्छी तो है। अम्मी आपने देखा था सारा की ड्रेस, वो कितनी मॉडर्न और ट्रेंडी थी। मैं तो वैसी ही ड्रेस पहनना चाहती थी। मम्मी मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो पुराना मास्टर है, पता नहीं नए डिजाइन की ड्रेस बना भी पाएगा या नहीं। अब देखो कैसी ड्रेस बनवा दी आपने। अब मैं ईद पर क्या पहनूंगी? अच्छा अब रोना बंद करो, एक काम करो, जुबैदा बाजी की बहू रेशमा के पास चली जाओ। सुना है उसकी ननद शबाना सिलाई का काम बहुत अच्छा जानती है और रेशमा को भी डिजाइन की बहुत समझ, शायद वो कुछ कर दे। शबीना अपनी ड्रेस एक थैले में डालती है और दौड़कर अब्दुल साहब के घर पहुंचती है। वहां आंगन में रेशमा और शबाना बैठी हुई हैं। शबाना सिलाई मशीन पर एक दुपट्टे में लेस लगा रही है। तभी शबीना शबाना के पास जाती है और अपनी ड्रेस देते हुए कहती है, शबाना देखो ना ये ड्रेस कितनी बुरी तरह बनाई है मास्टर ने, मेरी तो ईद खराब हो गई। अरे शबीना ये क्या है यार, मैंने ऐसे थोड़ी बोली थी ड्रेस बनाने की, आपने तो इसे बिल्कुल पुराने डिजाइन की बनवा दी। ये तो अम्मी के जमाने की लग रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, अब मैं इसे पहनकर बाहर निकलूंगी तो सब हंसेंगे। अरे सबीना इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो, ये बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा कहकर रेशमा कैंची उठाती है और बड़ी सावधानी से ड्रेस में बदलाव करना शुरू करती है। वो शबाना को कटिंग करके सिलने के लिए देती है। शबाना मशीन चलाती है और थोड़ी ही देर में वो पुरानी दिखने वाली एक ड्रेस एक मॉडर्न शरारा सूट में बदल जाती है। ये देखकर शबीना हैरान होते हुए कहती है, अरे वाह रेशमा भाभी जान, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने तो मेरी ड्रेस को खराब होने से बचा लिया। और शबाना आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो कमाल हो गया। शुक्रिया शबीना, अब ईद पर इसे पहनना, आप सबसे अलग और प्यारी लगोगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जान, आपका हुनर तो वाकई काबिल तारीफ है। अब मैं चैन से घर जा सकती हूँ, खुदा हाफिज। शबीना खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तो वहीं गांव में एक पड़ोसन अपने घर की दहलीज पर खड़ी होकर अपने पति को आवाज दे रही है, अजी समी है, घर में गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर खाली हो गया, आज मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बच्चे भूखे बैठे हैं। क्या गैस खत्म हो गई? अभी तो भरवाई थी। अरे गैस कोई खाने की चीज है क्या? जितना लगना है उतना ही तो लगेगा। अब जल्दी जाओ और दूसरा सिलेंडर ले आओ। रिजवान सिलेंडर लेकर प्रधान के यहाँ पहुंचता है और सिलेंडर लेकर आने लगता है कि रास्ते में उसे अब्दुल मिलता है और कहता है, अरे भाईजान मैं भी सिलेंडर लेने जा रहा हूँ, सिलेंडर मिल जाएगा ना? हाँ बहुत है स्टॉक में। अब अब्दुल भी प्रधान के यहाँ जाता है और सिलेंडर लेकर घर आ जाता है और सिलेंडर रखते हुए जुबैदा से कहता है, लो भाई जुबैदा जी, ले आया मैं आपका सिलेंडर। ईद की और भी कोई तैयारी बची हो तो बताओ, वो भी करवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं जी, बस ये सिलेंडर लाना ही रह गया था, बाकी तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ईद में ईद की चहल पहल अपने चरम पर थी। चारों तरफ सफेदी की खुशबू और सजावट की रोशनी थी। अब्दुल अपने दोनों बेटे साहिल और इरफान से कहता है, साहिल इरफान चलो राशन की दुकान से पूरा राशन ले आते हैं, फिर ईद तक और भी बहुत सारे काम रहते हैं। जी अब्बाजान चलिए चलते हैं, मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है ताकि कुछ छूट न जाए। हाँ अब्बाजान, सेवैयां और खजूर भी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अब वो लोग राशन की दुकान पर पहुंचते हैं और राशन खरीदते हैं। राशन लेकर वो घर लौटते हैं और घर में राशन के बोरे रख देते हैं। तभी जुबैदा सामान को देखकर कहती है, देखिए अब्दुल जी, हमारी नई बहू रेशमा आई है, इसीलिए तो हम इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू इस ईद पर सबसे सुंदर और खास दिखनी चाहिए। साहिल आप कल इसे शहर के बाजार ले जाकर अच्छी सी शॉपिंग करा लाना। अरे बिल्कुल जुबैदा जी, बहुओं की खुशी में ही हमारी बरकत है। अम्मी जान अभी तो इन्हें आए हुए 4 दिन नहीं हुए और आप हमें भूल गई। क्या मैं सुंदर नहीं लगना चाहूंगी? सारा लाड प्यार बस छोटी बहू के लिए ही है क्या? अरे नहीं मेरी प्यारी फातिमा, आप तो मेरी पहली बहू हैं। आपने ही तो हमें सबसे पहले अम्मी और सास का सुख दिया था। आपके आने से ही तो इस घर में पहली रौनक लगी थी। आप भी जाइएगा और अपनी पसंद का सबसे महंगा जोड़ा लेना। हम तो बस आपको तंग कर रहे थे अम्मी जान, हमें पता है आप हम दोनों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं। अगले दिन साहिल, रेशमा, फातिमा और इरफान शहर के बाजार पहुंचते हैं। बाजार में भारी भीड़ है, हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े और ग्राहकों का शोर है। ये देखकर साहिल कहता है, कितनी भीड़ है आज बाजार में, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया आज ही शॉपिंग करने निकली है। साहिल जी देखिए उस दुकान पर कितनी लंबी लाइन है, हमारा नंबर आने में तो घंटों लग जाएंगे। कोई बात नहीं बाजी, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है।
फिर वो एक बड़ी दुकान में जाते हैं। दुकानदार ग्राहकों को हर तरह के कपड़े दिखा रहा होता है। काफी इंतजार के बाद उनका नंबर आता है। तभी रेशमा कहती है, हमें कुछ एलिगेंट शरारा सूट दिखाइए, कुछ ट्रेंडी और नया डिजाइन। वो घंटों तक कपड़े देखते हैं। वो जुबैदा, अब्दुल और शबाना के लिए भी खास तोहफे लेते हैं। इसके बाद वो मैचिंग चूड़ियां, झुमके और मोजरी भी खरीदते हैं। सारी शॉपिंग करके वो भारी भरकम बैग लेकर शाम को घर पहुंचते हैं, जहां जुबैदा कहती है, लाओ भाई दिखाओ क्या क्या लेकर आए, मेरी बहुओं ने क्या पसंद किया। अम्मी जान देखिए, ये आपकी ड्रेस कितना सोबर रंग है, और शबाना ये आपका गरारा कुर्ता। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा पसंद है, सबकी ड्रेसेस लाजवाब है। और अम्मी ये झुमके देखिए, रेशमा ने खास आपके लिए पसंद किए हैं। बेटा ये सब तो हो गया, अब जरा दावत की प्लानिंग कर लो। रेशमा, दावत का सारा इंतजाम आपके हाथ में होगा। मदद तो हम सब करेंगे ही, पर जिम्मेदारी आपकी है। सब यही कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ आपके हाथ का खाना खाना है। जी अम्मी जान, ये मेरे लिए फक्र की बात है। आप फिक्र ना करें, ऐसे खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ बेटा, खुदा आपको बहुत कामयाबी दे। सब कुछ बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक गैस की किल्लत की खबरें आग की तरह फैलने लगती हैं। अब्दुल खबरें सुनकर परेशान होकर घर आता है और कहता है, अरे साहिल, बुरी खबर है। पूरे इलाके में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि गैस एजेंसी पर ताला लग गया है। क्या? पर अभी तो सब ठीक था, अचानक ये क्या हुआ? उस दिन एक ही सिलेंडर लाया था मैं, अब लग रहा है और ले आना था। अब तो चारों तरफ हाहाकार मची है। उधर अब्दुल के घर के बाहर लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अब्दुल और जुबैदा भी बाहर आकर सबकी बातें सुनते हैं। तभी माहिर बोला, अरे भाईजान, कल तक जो सिलेंडर 1000 रुपए का था, आज प्रधान जी कह रहे हैं कि 1200 का मिलेगा। ये तो सरासर जुल्म है। अरे भाईजान, हमारे पास तो गैस का कनेक्शन भी नहीं है। हमें तो ब्लैक में पूरे 2000 का मिल रहा है। बिना गैस के हम ईद पर बिरयानी कैसे पकाएंगे। अब्दुल ये सब सुनकर और भी ज्यादा तनाव में आ जाता है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बातें दोनों सुनकर हॉल में आते हैं और सोफे पर बैठते हुए अब्दुल कहता है, सुना आप लोगों ने? अरे हमारे घर तो इतनी बड़ी दावत है और हमें बहुत ज्यादा सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। बाहर तो जैसे सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब्बा जान, फिलहाल हमारी रसोई में जो सिलेंडर लगा है वो भी बस खत्म होने वाला है। खुद हमारे खाने के लिए गैस नहीं बचेगी तो 60-70 मेहमानों के लिए दावत का खाना कैसे बनाएंगे। अरे यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। दावत रद्द तो नहीं कर सकते। रुको, मैं अभी निकलता हूँ और जैसे तैसे सिलेंडर लेकर आता हूँ। चाहे जितना भी पैसा लगे मैं इंतजाम करूंगा। अब्बा जान, अगर ठीक से दावत करनी है तो कम से कम 3-4 एक्स्ट्रा सिलेंडर तो चाहिए ही होंगे। ठीक है बहू, मैं अभी प्रधान जी के पास और एजेंसी के चक्कर लगाता हूँ। अब्दुल जेब से पैसे लेकर बाजार की ओर निकलता है। वो कई घंटों तक यहाँ भटकता है। काफी मिन्नतों और दोगुने दाम होने के बाद वो एक टेम्पो में 3-4 सिलेंडर लदवा कर घर लौटता है और उन्हें उतरवा कर घर में रखता है। फिर कहता है, अरे आज तो पसीने छूट गए। बड़ी मुश्किल से ये 4 सिलेंडर मिले हैं। जेब तो बिल्कुल खाली हो गई है, पर ईद की इज्जत का सवाल था। कोई बात नहीं अब्दुल जी, खुदा ने चाहा तो बहुत बरकत होगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सिलेंडर की किल्लत की वजह से डर और गुस्सा फैला हुआ था। लोग अपनी ईद की खुशियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। तभी माहिर अपने दोस्त आमिर से कहता है, अरे यार, हमने तो सारा पैसा कपड़ों और घर की सफेदी में उड़ा दिया। सोचा था ईद अच्छे से बनेगी। अब गैस के लिए 2000 रुपए अलग से कहाँ से लाएं? अरे मैंने तो मैं भी और राशन भी उधार में लिया था। अरे मुझे क्या पता था कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो जाएगा। इसी बीच गांव के एक कोने में रहने वाले गरीब करीम के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। करीम सुबह सुबह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठा होता है और रो रहा होता है। हाय, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया। करीम के रोने की आवाज सुनकर अब्दुल और गांव के कुछ और लोग दौड़ते हुए वहां आते हैं और अब्दुल कहता है, अरे क्या हुआ करीम भाईजान, सब खैरियत तो है? क्यों सुबह सुबह मातम मना रहे हो? अरे भाईजान, मेरा सिलेंडर चोरी हो गया। कल रात में अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ब्लैक में एक सिलेंडर लाया था। बच्चों के लिए ईद की सेवइयां बनेगी और सुबह देखा तो किचन से सिलेंडर गायब है। अब मैं ईद कैसे मनाऊंगा। पर करीम चाचा, हमारे गांव की तारीख में तो कभी ऐसी चोरी नहीं हुई। यहाँ तो लोग दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते हैं। अरे मैंने चप्पा चप्पा छान मारा बेटा, पर सिलेंडर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कोई शातिर चोर रात के अंधेरे में मेरा सहारा छीन ले गया। लोग करीम को दिलासा दे देते हैं, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि हर इंसान अपने सिलेंडर को लेकर खौफ में है। अगला दिन आता है और अब्दुल के घर में दावत की तैयारियां शुरू होती है। फातिमा बाजी, जरा मेवे को बारीक काट दीजिए, मुझे सेवइयों का गाढ़ा सीरा तैयार करना है। हाँ रेशमा, मैं अभी हाथ बटाती हूँ, आप बड़े पतीले में खीर का दूध चढ़ा दें। तभी अचानक बगल वाली गली से फिर वही शोर सुनाई देता है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर वहां पहुंचते हैं। अरे भाईजान, हद हो गई। कल करीम भाईजान का सिलेंडर चोरी हुआ था, आज मेरा भी सिलेंडर गायब हो गया। अरे आखिर इस गांव में ये सिलेंडर चोर कहाँ से आ गया? गांव में अब तक 4-5 घरों में सिलेंडर की चोरी हो चुकी है। अब्दुल भी अपने घर की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हो गया है। वो घर आता है और सभी से कहता है, अरे भाई सुनिए, आप लोग सिलेंडर पर अपनी पैनी नजर रखना। हमारे यहाँ 7 सिलेंडर रखे हैं दावत के लिए। अगर उनमें से एक भी गायब हुआ तो दावत तो मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें अच्छी तरह रखवा दिया है। समय बीतता है और चांद रात का दिन आता है। अब्दुल के घर में 7 सिलेंडर रसोई के पास वाले छोटे स्टोर रूम में रखे हुए हैं। रात को रेशमा की आंख अचानक किसी आवाज से खुलती है। ये कैसी खुरच खुरच की आवाज है? स्टोर रूम की तरफ कोई है क्या?
कुछ सरसराहट तो हो रही है। रेशमा चुपके से उठती है और खिड़की के पास जाती है। उसे रात के अंधेरे में कुछ साए स्टोर के पास नजर आते हैं, पर जैसे वो टॉर्च ढूंढने मुड़ती है वो सारे गायब हो जाते हैं। वो डरकर जाकर वापस सो जाती है। अगली सुबह ईद मुबारक का दिन था। चारों तरफ अजान की आवाजें और खुशियां थी। रेशमा सबसे पहले रसोई की ओर भागती है और स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है। जो वो देखती है तो हैरान रह जाती है। मेरे परवरदिगार, ये क्या जुल्म है। यहाँ तो एक भी सिलेंडर नहीं है, सातों के सातों सिलेंडर गायब। अब क्या होगा, दावत कैसे होगी। दूसरी तरफ आज ईद के दिन बाहर आंगन में जुबैदा और अब्दुल मेहमानों के स्वागत की अंतिम तैयारियां कर रहे हैं। वो बहुत खुश और उत्साहित हैं। अरे जुबैदा जी, मैंने बैठक में नए कालीन बिछवा दिए हैं, कुर्सियां भी सलीके से लग गई हैं। बस नमाज के बाद मेहमानों का तांता लग जाएगा। हाँ अब्दुल जी, शबाना भी अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो गई है, फातिमा भी बस आ ही रही होगी, रेशमा तो रसोई में जुटी ही होगी। इन सबसे बेखबर रेशमा रसोई के कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। वो खड़ी हुई सोच रही थी, अगर मैंने इस वक्त सबको सच बताया तो घर में कोहराम मच जाएगा, अब्बा का दिल टूट जाएगा और अम्मी जान का बीपी बढ़ जाएगा। नहीं, मैं इस वक्त किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दावत में मेहमान आने वाले हैं। अगर मैंने अभी शोर मचाया तो पूरी ईद मातम में बदल जाएगी। मुझे अकेले ही इस मुसीबत का हल निकालना होगा। रेशमा अपनी घबराहट छुपाती है। वो स्टोर रूम से पुरानी लकड़ियां, उपले और घास निकालती है। वो घर के पिछवाड़े में एक बड़ा चूल्हा तैयार करती है। एक पुराना इंडक्शन चूल्हा भी ढूंढ निकालती है और उसे चालू करके देखती है। तभी जुबैदा वहां आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, अरे बहू, आप ये क्या कर रही हैं? इतने सारे सिलेंडर किस लिए मंगवाए थे जो आप ये भट्टी जैसा चूल्हा जला रही हैं? और क्या आज आप ईद के दिन चूल्हे पर खाना बनाएंगी? अरे अम्मी जान, दावत का खाना भारी होता है और उसे पकने में वक्त लगता है। और सच कहूँ तो मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की बहुत पुरानी आदत है। मैं अपने मायके में हमेशा चूल्हे पर ही पकवान बनाती थी। चूल्हे की आंच से खाना जल्दी गलता है और उसका जायका भी दोगुना हो जाता है। अरे जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर ले। हमें तो बस अच्छा खाना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। बस खाना वक्त पर और लजीज होना चाहिए। हाँ अम्मी जान, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ वक्त पर मेज पर होगा। बातें करने के बाद जुबैदा चली जाती है और रेशमा खाना बनाने लगती है। वो बड़े बड़े पीतल के बर्तनों में खाना पकाना शुरू करती है। एक तरफ वो चिकन बिरयानी के लिए लंबे बासमती चावल उबाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने कुछ खड़े मसाले को तड़का देकर ढेर सारी प्याज को भूना और उसमें मसाले डालकर अच्छी तरह भून लिया। फिर लेयर लगाकर बिरयानी तैयार कर दी और दम पर लगा दी। और दूसरी तरफ मटन का कोरमा पक रहा है। तभी वो मन ही मन कहती है, चलो बिरयानी तो तैयार हो गई है, अब मैं पानी पूरी, हलीम और कबाब भी तैयार कर लेती हूँ। फिर बाद में सेवैयां तैयार करूंगी। अब वो गोलगप्पे का पानी बनाती है और पूरियां भी बनाती है। गोलगप्पे तैयार होने के बाद वो ढेर सारे मसाले डालकर हलीम, कबाब और शाही टुकड़ा भी बनाती है। फिर वो बहुत सारी इलायची और केसर डालकर मीठी सेवैयां बनाती है। तभी जुबैदा वहां आती है और इतना सारा बना हुआ खाना देखती है तो कहती है, अरे वाह बहू रेशमा, आपने तो इतना सारा खाना अकेले ही बना दिया है। 70-80 लोगों का खाना है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब आपने अकेले बना लिया है। और वैरायटी भी इतनी सारी, हलीम, कबाब, शाही टुकड़ा, बिरयानी, पानी पूरी, सेवैयां, कोरमा, चिकन रोस्ट और ये मूंग दाल का हलवा, किमामी सेवैयां, शीर कुरमा, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जुबैदा की बात सुनकर रेशमा मुस्कुरा देती है। ड्राई फ्रूट्स भी काटती है और इफ्तार की खजूर सजाती है। थोड़ी देर में नमाज के बाद मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अब्दुल मेहमानों का स्वागत करते हुए कहता है, आइए आइए, अरे ईद मुबारक, बहुत बहुत खुश आमदीद। आइए आइए चाचा जान, तशरीफ रखिए, आइए। मेहमानों की आवाज सुनकर रेशमा ठंडा शरबत और खजूर लाकर सबको देती है। उसके बाद वो पानी पूरी, छोले पूरी, मूंग का दाल का हलवा और रेशमा, आपने इतना सारा खाना अकेले चूल्हे पर बनाया, आप तो बहुत थक गई होंगी ना। कोई बात नहीं बाजी, बस आप दुआ करें कि सबको पसंद आए। अब फातिमा दस्तरखान बिछाती है और सभी को बिठा देती है। फिर दोनों बहू मिलकर सबसे पहले तो हलीम, कबाब, चीज, खुरमा, शाही टुकड़ा, ये सारी चीजें लगा देती हैं। सभी लोग खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। तभी अब्दुल कहते हैं, अरे चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए बिरयानी और चिकन कोरमा और रोटियां लगवा देता हूँ। हमारी बहू ने सब कुछ बनाया है। फिर रेशमा बिरयानी, चिकन कोरमा और रोटियां लगा देती है। मेहमान ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, क्या बेमिसाल बिरयानी है और चिकन कोरमा का तो स्वाद ही अलग है। अब्दुल भाईजान, आपके बहू के हाथों में तो बहुत बरकत है। ऐसी बिरयानी मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं खाई। मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं, बहू के हाथ का स्वाद चखने के लिए गांव तरस रहा है। वाकई रेशमा ने कमाल कर दिया। शुक्रिया हसीना बाजी, मेरी बहू ने अपनी पूरी जान लगा दी इस दावत में। हर मेहमान भरपेट खाना खाता है और रेशमा की दिल खोलकर तारीफ करता है। जाते वक्त हर कोई उसे शगुन के तौर पर दुआएं और तोहफे देता है। रेशमा बाजी, खुदा आपको सलामत रखे। आपने आज इस घर का मान बढ़ा दिया। इतनी बड़ी दावत अकेले संभालना कोई छोटी बात नहीं है। धीरे धीरे दावत खत्म होती है और मेहमान अपने घरों को लौटते हैं। शाम हो चुकी है। रेशमा थकी हारी रसोई समेट रही है। तभी पिछवाड़े से फिर वही रोने की आवाज आती है जो पूरे गांव में गूंज रही है। हाय, कोई तो बताओ, मेरा क्या कसूर था। मैं इतनी मुश्किल से एक सिलेंडर लाई थी, वो भी कोई जालिम उठा ले गया। मेरी तो ईद ही काली हो गई। हल्ला सुनकर सभी लोग दौड़कर रहेला और रिजवान के पास आते हैं। तभी अब्दुल कहता है, क्या फिर से चोरी? आज ईद के पाक दिन भी? हाँ अब्दुल चाचा, इस गांव पर पता नहीं किसकी नजर लगी। पहले तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था, खुलेआम डकैती हो रही है। सिलेंडर पर ऐसी लूट मची है कि गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। रेशमा ये सब बहुत ध्यान से सुनती है। तभी वो सड़क की तरफ देखती है। हाँ, एक अजनबी आदमी कंधे पर सिलेंडर रखकर जा रहा होता है। वो आदमी रहेला के घर के पास रुककर कुछ बोलता है। अरे चाची जान, रोने से क्या होगा? सिलेंडर तो प्रधान जी के घर के नीचे जो दुकान है वहाँ धड़ल्ले से मिल रहे हैं। शहर में भले ही किल्लत हो,
पर प्रधान जी गांव वालों को 200 रुपए की सीधी छूट दे रहे हैं। 200 की छूट? जहाँ पूरी दुनिया गैस के लिए तरस रही है वहाँ प्रधान जी के पास इतना स्टॉक कहाँ से आ रहा है, और वो भी इतनी भारी छूट के साथ? जरूर कुछ ना कुछ तो काला पीला है। थोड़ी देर बाद सभी घर आ जाते हैं। तब रेशमा सभी लोगों से कहती है, अब्बा जान, अम्मी जान, मुझे आप लोगों को एक बहुत कड़वी सच्चाई बतानी है जो मैंने अब तक छुपा कर रखी थी। हाँ बेटा बोल, तू तो आज की हीरो है। दावत की सफलता के बाद तो तू जो कहेगी वो मानेंगे। अब्बा जान, सच ये है कि आज ईद की दावत का सारा काम बहुत मुश्किल से हुआ। आपको पता है कल रात हमारे घर के भी 7 तो सिलेंडर चोरी हो गए हैं। क्या? ये आप क्या कह रही है रेशमा? हमारे 7 सिलेंडर गायब? बहू, क्या इसीलिए आपने इतने मेहमानों का खाना चूल्हे पर बनाया और हमें कुछ बताया नहीं? अम्मी अब्बू, अगर मैं उस वक्त आपको बता देती तो आप नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ पाते, घर में कोहराम मच जाता और दावत मातम में बदल जाती। पर रेशमा, 7 सिलेंडर चोरी होना मतलब कोई प्रोफेशनल गिरोह काम कर रहा है। हाँ, वही तो मुझे भी खटक रहा है। पूरे गांव में सिर्फ सिलेंडरों की ही चोरी क्यों हो रही है? ये तो वाकई बहुत बड़ी साजिश लग रही है। पर एक बात जो बहुत अजीब है वो ये कि प्रधान जी के पास सिलेंडरों का भंडार कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जबकि हर जगह हाहाकार मचा है, पर प्रधान जी के पास भरपूर सिलेंडर है। हाँ, और वो भी कम दाम पर। ये तो मुमकिन ही नहीं है। जरूर कुछ न कुछ तो दाल में काला है, हमें इसकी तह तक जाना होगा। अब्दुल के चेहरे पर अब चिंता और क्रोध साफ दिखाई दे रहा है। रेशमा के खुलासे ने पूरे घर के होश उड़ा दिए हैं। थोड़ी देर में गांव के कुछ और पीड़ित लोग भी धीरे धीरे अब्दुल के आंगन में इकट्ठा होने लगते हैं। सबका एक ही रोना है, महंगाई में खरीदा गया सिलेंडर रात के अंधेरे में गायब हो गया। तभी अब्दुल सभी से कहता है, भाइयों, जब गांव पर कोई मुसीबत आती है तो प्रधान ही सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है, और यहाँ मामला कुछ उल्टा लग रहा है। चलिए हम सब अभी इसी वक्त प्रधान जी के घर चलते हैं। हमें जवाब चाहिए कि उनके पास इतने सिलेंडर का स्टॉक आखिर कहाँ से आ रहा है। हाँ अब्दुल भाईजान, आप आगे बढ़िए, हम सब आपके पीछे हैं। यह हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीनने वाली बात है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर प्रधान जी के बड़े से मकान की ओर बढ़ते हैं। प्रधान जी के घर के नीचे उनकी राशन की बड़ी दुकान है। वहां पहुंचकर सभी वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रधान जी वहां ऐसे व्यस्त होने का नाटक कर रहे हैं जैसे उनसे बड़ा समाज सेवक कोई और नहीं है। अरे ओ छोटू, चावल का कट्टा यहाँ से हटाकर अंदर रख, और वो चीनी की बोरियां संभाल। जल्दी कर, शहर से और लोग आने वाले हैं। तभी प्रधान जी गांव वालों को देखकर थोड़ा कपकपाते हैं और फिर तुरंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अरे आइए आइए अब्दुल साहब, ईद मुबारक हो। आज पूरा गांव एक साथ मेरे गरीब खाने पर कैसे? गांव वाले देखते हैं कि प्रधान जी के कर्मचारी बड़े उत्साह से राशन और सिलेंडर इधर उधर कर रहे हैं। दूसरे गांव के भी लोग वहां कतार में खड़े हैं क्योंकि वहां सिलेंडर सस्ते मिल रहे हैं। अब्दुल प्रधान से कहता है, प्रधान जी, हम लोग तो यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जरा आप अपना समय निकालकर हम लोगों की बात सुन लीजिए। अरे हाँ अब्दुल भाई बोलिए, आज ईद के दिन कैसे तकलीफ की? क्या दावत में कुछ कम पड़ गया? प्रधान जी, गांव में पिछले 5-6 दिनों से एक अजीब तमाशा चल रहा है। हर रात किसी न किसी के घर से सिलेंडर चोरी हो रहा है। करीम भाई, पड़ोसी और यहाँ तक कि मेरे घर के 7 सिलेंडर कल रात गायब हो गए। क्या हमें आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरे राज में ऐसी हरकत? जो भी चोर होगा वो पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। मैं खुद पुलिस से बात करूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। प्रधान अभी जिंदा है। पर प्रधान जी, एक बात गले नहीं उतर रही है। पूरे शहर की एजेंसियां खाली पड़ी हैं, पर आपकी दुकान पर सिलेंडर्स का भंडार खत्म ही नहीं हो रहा है। आपको आखिर इतने सिलेंडर मिल कहां से रहे हैं, और वो भी इतनी भारी छूट के साथ? अरे अरे वो मैंने तो गांव वालों का डर समझकर हफ्तों पहले ही स्टॉक जमा कर लिया था। मैंने प्रशासन के तलबे चाटे, बड़े बड़े अफसरों से मन्नत की, तब जाकर ये कोटा मिला है। आखिर गांव का मुखिया हूं, फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। रेशमा और फातिमा भीड़ के पीछे खड़ी होकर दुकान के अंदर झांकने की कोशिश कर रही होती है। रेशमा की तेज नजरें दुकान के पिछले अंधेरे गलियारे की ओर जाती हैं। वहां एक आदमी कंबल लपेटे हुए चुपके से एक सिलेंडर अंदर खिसका रहा है। ये देखकर रेशमा फातिमा से कहती है, फातिमा बाजी, वो देखिए, वो सिलेंडर तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे करीम चाचा का था। हाँ रेशमा, आप सही कहती हो, यहाँ तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगती है। फातिमा धीरे से ये सारी बातें साहिल और इरफान को भी बता देती हैं। सारी बातें सुनकर रेशमा का इशारा पाते ही साहिल और इरफान चुपके से दुकान के पिछले दरवाजे की ओर जाते हैं। इधर प्रधान जी अपनी बड़ी बड़ी बातों से गांव वालों को बहलाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए भाईजान, मेरी नीयत साफ है। मैं तो बस आप सबकी खिदमत करना चाहता हूँ। तभी अचानक साहिल एक आदमी की कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाता है। उस आदमी ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ है। ये लीजिए प्रधान जी, मिल गया आपका समाज सेवा का राज। साहिल झटके से उस आदमी का नकाब हटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रधान जी का सबसे वफादार नौकर था। उसके हाथ में जो सिलेंडर है उस पर पीले रंग का एक खास निशान बना है। अरे ये तो मेरा ही सिलेंडर है, देखो इस पर यह पीला निशान मैंने खुद लगाया था ताकि पहचान सकूं। और वो अंदर देखो, वो जो लाल वाला सिलेंडर है उस पर मेरी चूड़ियों का स्क्रैच लगा है। प्रधान जी, आप ही हमारे घर में सेंध लगा रहे थे। अरे नहीं भाईजान, मेरी बात तो सुनिए। ये सब गलत फहमी है। ये नौकर शायद अपनी मर्जी से। अब झूठ मत बोलिए प्रधान जी, रक्षक ही भक्षक बन गया। आप रात को अपने मुर्गों से हमारे सिलेंडर चोरी करवाते थे और दिन में हमें ही छूट का लालच देकर हमारा ही माल बेच रहे थे। ये कैसी प्रधानगी है? आपने ईद जैसे पाक मौके पर गरीबों की खुशियों का सौदा किया। धिक्कार है आप पर और आपकी इस राजनीति पर। तभी रेशमा भीड़ को चीरती हुई आगे आती है और प्रधान जी की आंखों में आंखें डालकर बोलती है,
प्रधान जी गांव का प्रधान बाप जैसा होता है, पर आपने तो अपने ही बच्चों की थाली से निवाला छीन लिया। अगर आज पकड़े ना जाते तो ना जाने कितने और घरों के चूल्हे ठंडे कर देते आप। भाइयों बहनों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाजार में सिलेंडर की कीमत और ब्लैक का पैसा देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी इज्जत बख्श दो। अरे इज्जत? कैसी इज्जत? साहिल बेटा, पुलिस को फोन लगाओ, इन्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। अरे नहीं, भाईजान, पुलिस मत बुलाओ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए, अगली बार मुझे कोई वोट नहीं देगा। मैं वादा करता हूँ, मैं सबके सिलेंडर और पैसे अभी के अभी वापस करूंगा। प्रधान जी, आप चुनाव की फिक्र तो छोड़ ही दीजिए। अब तो गांव का हर बच्चा जानता है कि आपका असली स्टॉक कहाँ से आता है। अब आप प्रधान नहीं, सिलेंडर चोर के नाम से जाने जाएंगे। प्रधान जी, हम आपको पुलिस को नहीं सौंपेंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। जिन जिनके सिलेंडर आपने चोरी किए हैं, उन्हें आप न सिर्फ उनका सिलेंडर लौटाएंगे, बल्कि हर्जाने के तौर पर एक एक नया सिलेंडर और मुफ्त देंगे। और पूरे गांव को अगले 1 महीने तक आधा राशन मुफ्त मिलेगा। बोलिए, मंजूर है? हाँ, बिल्कुल मंजूर है। जो आप कहें, बस ये बात गांव से बाहर न जाए। मैं अभी आपसे सबके सिलेंडर भिजवाता हूँ। गांव वाले अपनी अपनी पहचान के सिलेंडर उठाकर खुशी खुशी घर लौटने लगते हैं। इधर रास्ते में करीम अब्दुल का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, शुक्रिया अब्दुल भाईजान, और सबसे ज्यादा शुक्रिया तो रेशमा बहन का, जिसकी पार की नजर ने इस पाप का अंत कर दिया। इस तरह सभी लोगों को उनके अपने सिलेंडर वापस मिल जाते हैं और सभी अपने घर लौट जाते हैं और खुशी खुशी अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। अब सबके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी।